नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। एक छोटा सा घर खरीदने में एक आम आदमी की अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लग जाती है, लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर्स, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आ पाती है तो वो है अपने घर की चाबी। तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद के लिए एनडीटीवी इंडिया आज दिन भर एक खास मुहिम चला रहा है। तो आप भी जुड़िए और दिन भर देखते रहिए एनडीटीवी मुहिम, घर खरीदारों को इंसाफ का, दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर। तो यहां पर लोगों की शिकायत ये रहती है कि सालों साल घर फ्लैट बुक कराने के बाद भी इंतज़ार उनका ख़त्म नहीं होता है। कभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, कभी कोई और दिक्कतें आती हैं और लोगों को ईएमआई के साथ रेंट का भी बोझ उठाना पड़ता है और सालों इंतज़ार के बाद भी घर की उम्मीद ही उनकी लगी रहती है और वो पूरी होने में अब भी कई जगह पर तो उम्मीद टूटती हुई लोगों को नजर आती है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट जो सपनों का घर बनाने के नाम पर शुरू होता है बिल्डरों के द्वारा, वो सालों साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं होता है। पूरा होता भी है तो फिर उसमें सुविधाएं नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो फिर रजिस्ट्री में दिक्कत आती है, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट कई जगह पर नहीं होता है। तो इस तरह की दिक्कतों से दो चार लोग होते हैं और इन समस्याओं को देखते हुए ही आज हम ये मुहिम यहाँ पर चला रहे हैं, ताकि जो घर खरीदार हैं, जो मेहनत की कमाई अपनी लगाकर घर की उम्मीद में इंतज़ार करते हैं, उनको यहाँ पर इंसाफ मिल सके। और इसमें आप देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर हैं कि डिफ़ॉल्टर बिल्डर्स को यहाँ पर ज़मीनें आखिर क्यों मिल जाती हैं, बिल्डरों पर हज़ारों करोड़ सरकारी बकाया, अथॉरिटी ने फिर उनसे वसूली क्यों नहीं की उन पैसों की, ये तमाम बातें यहाँ पर हैं और इस पर चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले कराते हैं। हमारे साथ वेंकट राव जी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं यूपी रेरा के। राकेश यादव जी हैं, सीएमडी हैं अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के। आलोक कुमार जी हैं जो कि फाउंडर हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन गाजियाबाद के। इसके अलावा धनंजय यहाँ पर पद्मना बचार भी हैं जो कि फाउंडर हैं और कन्वीनर हैं कर्नाटक होम बायर्स एसोसिएशन के। इनसे चर्चा यहाँ पर करते हैं और लेकिन उससे पहले कुछ एक रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह की परेशानियां लोगों के सामने हैं और किस तरह की दिक्कतों से लोग यहां पर दो चार हो रहे हैं। पहले तो घर के लिए लंबा इंतजार कराया जाता है और फिर जब घर मिल जाता है तब भी आवासीय सोसाइटी पर बिल्डर का ही अधिकार होता है। हाल ही में एनसीएलटी ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाया है जहां पर घर खरीदने वालों को सोसाइटी पर अधिकार होगा, लेकिन जिस तरह से घर के इंतजार में लोग हैं उसी तरह बिल्डर्स भी सोसाइटी घर खरीदारों को नहीं दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार की रिपोर्ट पहले आप देखिए। घर में कितने कमरे हैं ये अहम नहीं है, बल्कि आपके पास घर है या नहीं ये ज्यादा जरूरी है। बड़े अरमान से खरीदे गए घर जब कई सालों के इंतजार के बाद भी नहीं मिल पाते तो सपने टूटकर बिखर जाते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोई और शहर, नाम कोई भी हो, लेकिन हर जगह घर खरीदार अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर ने भी अपनी रिटायरमेंट के पैसे से एक फ्लैट खरीदा, लेकिन आज तक फ्लैट का इंतजार ही कर रहे हैं। नवल की तरह नर्मदेश्वर सिंह ने भी रिटायरमेंट के पैसे से घर खरीदा था। अभी 13 साल हो गया और 13 साल में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हासिल हुआ। हम लोग समझिए कि एकदम से अपना पैसा लगा के, करोड़ों रुपया लगा के और रोड पे हैं। तो हम लोग गए वहाँ मीटिंग किए, तो उसमें हम लोग जयंती जी को हम लोग अपना ये रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए कि भाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, एनसीएलटी कोर्ट में, और उसमें रूल हम लोगों को बताया गया, हम लोग जाने भी कि 1 साल के अंदर डिसीजन दे देंगे और कोई बिल्डर वहाँ हो जाएगा, बना के हम लोग को मिल जाएगा तुरंत पोजीशन। लेकिन इस बात को भी 4 साल गुजर गए और 4 साल में कुछ नहीं हो रहा है। डेट पे डेट कोर्ट में डेट पे डेट पड़ रहा है, पता नहीं कौन ये कंस्पिरेसी कर रहा है, क्या कर रहा है। इन्होंने प्रॉमिस किया था तब कि हम घर दे देंगे, 2 ईयर्स में पोजीशन दे देंगे, और जब तक पोजीशन नहीं हो जाता तब तक हम 1% इन्वेस्टमेंट का 1% देंगे। वो 1% ये 5 ईयर्स देते रहे, 13 टू 2018 जुलाई तक देते रहे। उसके बाद से इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई और ये बंद कर दिया। तो अभी तक हमें ना घर मिला। बाद में इनके घर
का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो इन्होंने एक प्रपोजल हमें दिया कि आप शॉप ले लीजिए चेंज करके। तो शॉप हमने लिया, वो बोले वो रेडी है, वो जल्दी मिल जाएगा, तो शॉप हमने ले लिया। फिर चूँकि अच्छा लग रहा था तो हमने 2 और शॉप ले लिए, पहले एक लिया था, इसके बाद 2 और ले लिए, तो वो सारे ही ब्लॉक पड़े हुए हैं। गाजियाबाद में हैबिटेट सेंटर के नाम से एक प्रोजेक्ट में कई हजार लोगों ने पैसे लगाए। इस सेंटर में रिहायशी और व्यावसायिक दोनों तरह का निर्माण होना था। निरुपमा वर्मा ने साल 2015 में इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, लेकिन आज तक घर नहीं मिला और ना ही पैसा। निरुपमा की तरह ही जयंती प्रसाद ने भी 2014 में इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। उनका भी हाल अलग नहीं है। जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हुए हैं, इसी प्रॉपर्टी मतलब इसके अगेंस्ट हमने लोन लिया और उन्हें सारा दे दिया। देने के बाद उन्होंने 1.5 साल मुझे लगभग पे किया, 39 समथिंग था जो मुझे उन्होंने पे किया। और उसके बाद अचानक से 18 जुलाई से पेमेंट चेक बाउंस हो गया। और फिर जब हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन लोगों ने कहा ये पुराना है, ओल्ड चेक है, इसे आप किसी को आउटसोर्स उन्होंने कर दिया था और कोई माया बिल्डकॉन करके थे, और उन्होंने नया चेक दिया, इशू किया। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मतलब उस समय से 2018 जुलाई से हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा केस एनसीएलटी में चला हो गया, आरपी अपॉइंट हुए, उन्होंने हमने सबने क्लेम भरे, केस चलता रहा। प्लान आया, प्लान अप्रूव हुआ सीओसी से। 2019 से एनसीएलटी में हमारा गया है। हम 2021 में हमने प्लान अप्रूव करके वो गया है एनसीएलटी में। अभी 2025 हो गया और हमें कोई रिस्पाइट नहीं है। हैबिटेट सेंटर का मामला साल 2019 में एनसीएलएटी में गया। 2021 में एनसीएलएटी ने दूसरे बिल्डर को देने का प्लान पास किया, लेकिन आज तक मामला उलझा हुआ है। अब लोग एनसीएलएटी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले 10-12 साल से मैं 2010 से इस काम में लगा हूँ, अपार्टमेंट ओनर के राइट को लेके कई सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हजारों आरटीआई फाइल किया, लेकिन अब जाकर देख रहा हूँ कि इन सब का जो भी मैंने किया वो सब व्यर्थ ही था, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर, बैंक और अब रेरा को लाने में भी लगा रहा। काफ़ी जद्दोजहद कर रेरा आया, ऐसी बात नहीं कि रेरा आसानी से आ गया, और लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी उम्मीद थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। आज के डेट में रेरा हो तो अथॉरिटी हो तो पूरी तरह से फेल नज़र आता है। हमारा जो सोसाइटी का केस है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाई कोर्ट ने 2019 में ही जीडीए को हैंडओवर कराने का आदेश दे दिया था और 2020 में 2020 में कंटेम्प्ट का ऑर्डर भी दे रखा है, लेकिन तब से लेकर अब तक जीडीए इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पाई। वो इम्प्लीमेंट करवाना ही नहीं चाहती। अब बताइए वे अपनी सोसाइटी के फ्लैट मालिकों की हितों की सुरक्षा आखिर कैसे करें? हजारों लोग आज भी अपने घर के इंतजार में। वहीं पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के लोग अपनी सोसाइटी को बिल्डर के चंगुल से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सोसाइटी को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के हाथ में सौंपने को कहा, लेकिन अभी तक घर खरीदारों को इसका कंट्रोल नहीं मिला। एनसीएलटी के ताज़ा आदेश के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि उनके घर और सोसाइटी उनके कंट्रोल में होगा। बिल्डरों की मनमानी से त्रस्त घर खरीदार और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को ये कंट्रोल कब तक मिलेगा, ये देखना होगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये आपने रिपोर्ट यहाँ पर देखी। यहाँ पर सवाल ये है कि घर के लिए एक तो इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद आवासीय सोसाइटी पर भी बिल्डर का ही अधिकार होता है। इसको लेकर भी यहाँ पर लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें क्या क्या हैं, पहले इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे। हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, इस मसले को ज़रा आप समझा दीजिए कि यह आवासीय सोसाइटी जो है इसको लेकर क्या यहाँ पर परेशानी है, ये इसको लेकर कानून क्या कहता है, नियम कायदे क्या कहते हैं? हैंडओवर को लेकर जी, बेसिकली ये मुद्दा तो बड़ा आज से नहीं, करीब 10 साल से, जब से ये 2010 में यूपी में अपार्टमेंट एक्ट आया, 2011 में इसके बायलॉज आ गए, लेकिन आज तक आप देखिए इस पर कितनी लड़ाइयाँ बिल्डरों के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हो रही है। और बड़ा क्लियर एक्ट है कि बिल्डर को कंप्लीसन के बाद, पोजीशन के बाद तुम 1 साल तक सोसाइटी चला सकते हो,
उसके बाद तुम्हें बिल्डर का काम है एओए फॉर्म करना और उन्हें हैंड ओवर करना, एंड एक्ट इज़ वेरी क्लियर, डीम टू बी हैंड ओवर है। लेकिन मैं समझा के कई बिल्डरों को थक गया, लेकिन वो तो इसको कमाई का ऐसा जरिया बना लेते हैं, उनको लगता है कि हर महीने हम तो बिल्डिंग बना दिए और ये दुधारू गाय की तरह हम फिर वसूलते रहें, 3-4 रुपये स्क्वायर फीट का वो मेंटेनेंस चार्ज लगा यहाँ देते पर हैं। क्या एक्सक्यूज दिए जाते हैं, क्यों इसको डिले करते हैं? एक्सक्यूज देने का बहुत बड़ा कारण है कि उनको हर महीने 25 लाख रुपए का मुनाफा होने लगता है, बैठे बिठाए बिना कुछ किए। उनके स्टाफ लोग काम पे लग जाते हैं, उनके जो अपने भाई बंधु भतीजा है वो वहाँ लग जाते हैं अपने ओनर बन के, तो वो उस चीज़ को जाने नहीं देते अपने हाथ से। अच्छे जो बिल्डर हैं वो वाकई हैंड ओवर करने को तैयार हैं, लेकिन जो चोर टाइप बिल्डर बहुत सारे हैं जो हैंड ओवर करने को तैयार ही नहीं है। वो सोचते हैं कि भैया हर मंथ का मेरा एक इनकम बन गया और उसके जरिए हम एक बिजनेस कमाई का एक मेरा अनदर सोर्सेज आ गए, तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। और इसमें थोड़े बहुत नहीं, डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से मिली हुई है। अभी जो आपके बाइट दे रहे थे पंचशील का, मैं लगातार उनके साथ हाईकोर्ट गया, सब तरफ से गया, कई ऑर्डर करा दिए, एक नहीं कई ऑर्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी करा दिए। ना डेवलपमेंट पुलिस एक्ट करती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट करती है, ना अथॉरिटी बाहर जाके जबरदस्ती तो कब्जा ले नहीं सकता। वो तो डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर हमें चाहे तो कब्जा दिला दे। ये बड़ी दुविधा है लोगों के सामने कि वो आखिर करें तो फिर क्या करें। अगर इस तरह के मामले वहां पर सामने हैं तो जाहिर तौर पर हर बात के लिए एक संशय होगा लोगों के जहन में कि भाई अब इसकी शिकायत कहां जाकर हम करें। एक और मामला आपको बताते हैं, गुरुग्राम का ये मामला है। यहाँ पर सेक्टर 89 है, जहाँ पर ग्रीनोपोलिस सोसाइटी है, जिसमें 1500 घर खरीदार अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों उनको इतना इंतजार करना पड़ रहा है, ये यहाँ पर समझते हैं। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, आप बताइए यहाँ पर ग्रीनोपोलिस का क्या मामला यहाँ पर है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं यहाँ पर भी और ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होने की बात है, एक से दूसरे पर जो है वो जिम्मेदारियाँ टालने वाली बात यहाँ पर। देखिए सर, ये जो प्रोजेक्ट ग्रीनोपोलिस का मामला है, it's a exemplary case of how a builder exploits the multiplicity of the law. हमारे केस में सन 2011 में there is a builder called as Oris, जिसको डीटीसीपी ने लाइसेंस दिया। डीटीसीपी ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उसने 3C को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। हमारे को सारे फ्लैट्स ऑरिस ने ही अलॉट किए, क्योंकि जो हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसमें ऑरिस ने साइन किया। ऑरिस ने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कहा कि आप पैसा 3C को दे दो। इन्होंने 3 साल मिलकर बहुत अच्छे से काम किया। 2015 तक इन्होंने हम सब होम बायर से 80 to 90% पेमेंट ले ली और 15 में जाके प्रोजेक्ट रोक दिया। आपस में लड़ने लगे। हम हरेरा गए, हरेरा ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल और दे दो, 3C को हम बना लेते हैं। 15 में पूरा होना था प्रोजेक्ट। 15 में पूरा होके हमें मकान मिलने थे। हमने 2012 में बुक किए थे। 15 में इन्होंने लड़ाई करके आपस में काम रोक दिया। हम हरेरा गए। हरेरा में जब सुनवाई हुई तो 3C कहता साहब मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं 1 साल में बना के सबको दे दूंगा। हरेरा ने कहा वेरी गुड। 1 साल तक 3C ने कुछ नहीं किया। उसके बाद इंटरेस्टिंगली ऑरिस ने एफिडेविट दिया है, प्लीज नोट, एफिडेविट दिया है हरेरा में कि साहब आप प्रोजेक्ट मुझे दे दो और जो प्रोजेक्ट अकाउंट में 53 करोड़ रुपए थे वो दे दो, मैं मकान बना के सारे 1800 होम बायर्स को दे दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफिडेविट हरेरा गेव द प्रोजेक्ट टू ऑरिस। एंड इंटरेस्टिंगली जिस दिन हरेरा ने ऑर्डर पास किया उसके 2 दिन बाद 3C अपने आप को NCLT में जाके थ्रू वन ऑफ हिज सब कॉन्ट्रैक्टर्स, थ्रू ऑपरेशनल क्रेडिटर, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेता है। Home buyers did not take 3C into insolvency. So home buyers have been pushed into insolvency. NCLT में ऑरिस याचिका दायर करता है जिसमें कहता है आई एम नॉट आइंग द प्रोजेक्ट और द मनी, यू गिव द प्रोजेक्ट टू मी, आई विल कंस्ट्रक्ट होम देन गिव इट टू ऑल होम बायर्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस NCLT से ऑल्सो सेज आप प्रोजेक्ट ले लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो NCLT का ऑर्डर है उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है दैट द हरेरा एंड NCLT ऑर्डर्स को एग्जिस्ट। ऑरिस अपनी याचिका में खुद ये चीज कहता है कि दैट द रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज देयर इन द हरेरा ऑर्डर। अब आज की डेट में जब आपके पास प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन हरेरा के ऑर्डर में है, हरेरा और NCLT ऑर्डर्स को एग्जिस्ट करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी का तुम्हें मतलब नहीं बनता। तो इस तहत पे हरेरा ने कहा ठीक है,
The project goes to ORS. You construct the houses and give it to us, and you give the houses to all the home buyers. ORS ने 6 महीने काम किया, सबको चिट्ठियां भी लिख दी, मैं आपको घर दे दूंगा। उसके बाद उसने बड़ी स्मार्टली एक डिवाइड क्रिएट की, 3C shelters and project allottees who had got the houses allotted through 3C. तो ही सेज कि साहब मैंने तो दो कंपनी हो गई, दो कंपनियों से अलग अलग लोगों को अलॉट हुए, उसके अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जिनको जिस कंपनी से अलॉट हुए उनको उस हिसाब से दिए जाएंगे। देखिए यही फर्क है। जैसे आपने अभी ये इस चीज को इंटरप्रेट किया कि 2 कंपनियां हुई और 2 अलॉट हुए, यहीं पे सारा इसी गलत फहमी का बिल्डर फायदा उठा रहा है। अच्छा, बिल्डर एक ही है, मेरे को मकान किसने अलॉट किया? ऑरिस, क्योंकि मेरे बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किसके हैं? ऑरिस के। मैंने पैसा दिया 3C को। मैंने पैसा 3C को क्यों दिया? क्योंकि ऑरिस ने उसको एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि आप मेरे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करो। उसके बाद 3C जो है वो 3C अपने आप को इंस्टॉलमेंट हट गया। आप कोर्ट में जाके एफिडेविट देते हो, साहब ठीक है आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मेरे डेवलपर ने मुझे फेल कर दिया, मैं सबको मकान बना के दे दूंगा। तो अब मिल क्यों नहीं रहे हैं फिर? क्यों नहीं दे रहे हैं वो? इसके लिए क्या कह रहे हैं? इसके लिए वो ये कह रहा है कि साहब आपने तो मकान 3C से खरीदे थे, 3C को पैसा दिया था, 3C की इंसॉल्वेंसी हो रही है, अब वहां से जाके ले लो, आप NCLT के जरिए लीजिए। हाँ, अब तो हम NCLT और हरेरा के बीच में फुटबॉल बने हुए हैं। एंड इसमें आज की डेट में हमारे 70 केस चल रहे हैं। हरेरा एपेलेट अथॉरिटी चंडीगढ़, NCLT, एनक्लैट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह। तो ये आपने देखा एक मामला है, ये सिर्फ एक मामला है, इस तरह के और बहुत सारे मामले हैं। सुजाता जी भी हमारे साथ हैं जो कि बायर हैं और खुद मैं आपसे 1 मिनट और लूंगा तारिक जी। इससे मैं आपसे आपकी बात को और विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे, कुछ और जो दिक्कतें वो भी जान लेते हैं। सुजाता जी बताइए आपके साथ क्या मसला है और आपकी क्या शिकायतें रही हैं? गुड इवनिंग दाविश, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा तो बहुत ही अलग मुद्दा है जिसमें एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। सन 2011 में हमने BPTP जो बिल्डर है उनसे एक प्रोजेक्ट BPTP टेरा के नाम से उन्होंने 37D द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च किया था। एंड वहाँ पे हमने एक घर खरीदा था अंडर द सबवेंशन स्कीम। दैट हाउस वाज सपोज्ड टू गेट डिलीवर्ड इन 2016 टू अस। हाउएवर जब हम 2016 में उस साइट पे गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बना था अदर देन द बेसिक स्ट्रक्चर, द रॉ स्ट्रक्चर दैट वाज देयर। उसके बाद हमने बिल्डर के यहाँ जब भी गए, हम उनके ऑफिस में गए, उनके यहाँ देयर वाज नो फेस टू टॉक टू। वहाँ पे वो कस्टमर सर्विस वाले लोग बैठे रहते थे एंड दे सेड जो होगा आपको पता चल जाएगा, एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। फाइनली इन 2019 वी वेंट टू NCDRC कि हमारे पास ना तो हमारा घर अभी मिला है, ना हमको अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, और ये तो बिकॉज हमारी जो प्लानिंग है जो 2016 में तक हमें घर मिलना था, हम वहाँ पे शिफ्ट करते, द्वारका गुड़गांव में रहते, वो सब कुछ फेल हो गया। तो हम NCDRC के पास जब गए तो हमने बोला कि हमको या तो हमारा घर दिलाइए या फिर हमारा रिफंड दिलाइए। वो केस पेंडेंसी में है, अभी भी NCDRC में चल रहा है। यही सबसे बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिस तरह से केसेस चलते हैं वो चलते गए। जी। EMI हम देते ही जा रहे थे, HDFC बैंक से हमने लोन लिया था। और बिल्कुल सुजाता जी, ये आपकी बात जाहिर तौर पर बहुत चिंताजनक है, इस पर आप विस्तार से यहाँ पर बताइएगा। फिलहाल रणबीर गंगवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि PWD एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार के। रणबीर जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। हम यहाँ पर इस मसले पर बात कर रहे हैं कि देखिए घर खरीदार लगातार परेशान हैं और इस बात से परेशान हैं कि बिल्डर्स जो वादे उनसे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं। ऐसे एक मामला हमने यहाँ पर गुरुग्राम का भी बताया, घिरणो पुलिस का यहाँ पर, जहाँ पर लोगों को अब तक इंतजार करना पड़ा है, सालों हो गए हैं। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये कैसे राहत लोगों को मिले यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक हाउसिंग की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर हमारे अपने एक नियम बनाए हुए हैं। अगर कोई भी इस तरीके से समय पर प्लॉट देता नहीं है या किसी के कोई भी अगर एग्रीमेंट करने के बाद भी उस पर अगर खरा नहीं उतरता है तो उसके लिए हमने एक नियम कायदे हमारे बने हुए हैं, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमारे यहाँ पे रेरा जो है वो इसको देखता है। रेरा के तहत कोई भी अगर किसी टाइप से इस टाइप का कोई मामला आता है तो शिकायत करे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं।
सर 15 साल से जिस लोगों को घर नहीं मिला, आप एक हरियाणा के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू और आपका डिपार्टमेंट ये है, तो आप तो कम से कम ये कर सकते हैं, जो 10-10 साल में जो लोग रेरा में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, एक बार उनके साथ, उनकी बायर एसोसिएशन के साथ बैठ के डिस्कस तो कीजिए कि कहाँ पे मैटर उलझा हुआ है, क्यों 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं अपने घर का। केवल ये सवाल ये है कि लोगों का सवाल ये है कि जो बातचीत है, बात जो बायर्स है उनकी पहुंचे वहां तक और इस समस्या का कुछ हल निकले, क्योंकि ये एक आध बिल्डर की बात नहीं है, ये लगातार कितने सारे बिल्डर्स के साथ मसला है कि वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी अगर इस टाइप का मसला होता है, जहां तक आपने कोर्ट की बात कही, कोर्ट तो एक अपने उनकी एक अलग से है, वो जिस तरीके से भी वो फैसला देती है उसके अंदर तो हमारा कोई दखल नहीं होता। कोर्ट तो कोर्ट अपना फैसला देती है, कोर्ट के अंदर कोई भी अगर मामला चला जाता है तो। अदरवाइज हमारा कोई भी मामला अगर किसी हमारे पास जो आता है, हमारे लिए उसके अलग से नियम कायदे बने हुए हैं, उसके तहत जो बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कोई भी किसी तरीके का इस टाइप का अगर अच्छा मामला रणबीर होता जी, है, एक सवाल ये भी लोग उठाते हैं जो जाहिर तौर पर परेशान है बिल्डर से या इन सारी चीज़ों से, कि जो डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं, क्या उनको ज़मीनें नहीं मिलनी चाहिए, उनको आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, इस पर आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ इस टाइप की कोई भी बात होती है तो उसके हम सख्ती से उनके खिलाफ कदम उठाते भी हैं। और जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी हमारी बनी हुई है, उसके तहत भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है, ताकि जो खरीदार है उसको अपना हक मिले, किसी के खिलाफ कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। फिर भी क्योंकि कोई मामला अगर लिटिगेशन में चला जाता है, कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो कोर्ट के अंदर तो सरकार का कोई दखल होता नहीं। कोर्ट अपना एक फैसला करती है, उसके ऊपर जो भी जिस तरीके से भी कोई एग्रीमेंट है या जो भी है उसका देख करके वो अपना अपना पक्ष रखने का काम कोर्ट के अंदर करते हैं। कोर्ट के अंदर सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। लेकिन अच्छा जी, अगर कोई भी अगर इस टाइप से कोई मामला कोई आता है तो हमने पहले भी सख्त कदम उठाए भी हैं, आगे भी हम सख्त कदम उठाएंगे, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को इस तरीके की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम और सख्त कदम भी उठाने का काम करेंगे। अच्छा यहाँ पर रणबीर जी एक दिक्कत यहाँ पर यह भी है, क्योंकि कई सारे जो प्रक्रियाएं हैं उसमें लोग उलझ के रह जाते हैं यहाँ पर, कि शिकायत वो करें फिर एनसीएलटी में मामला चला जाता है। इसमें लोगों की ये भी यहाँ पर आप इसको सलाह कहें या फिर उनकी शिकायत कहें कि एनसीएलटी जो है उसमें सरकार क्यों नहीं मदद करती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हर बार जो जांच है उसको करने के लिए तलाशा जाता है तमाम सवालों को और उसमें वक्त लग जाता है और इस वक्त में बहुत वक्त गुजर जाता है लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में कुछ यहाँ पर करना चाहिए ताकि ये मसले जो हैं जल्दी हल हो पाए? जी देखिए, कई बार कोई भी मसले जब आते हैं, किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है, तो समय समय के ऊपर हम जो नियमों के अंदर में अमेंडमेंट करते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी मामले आते हैं, गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट आती है, चाहे कोई पुलिस में कंप्लेंट आती है या जो संबंधित विभाग है उसमें कोई दिक्कत आती है, तब उनके खिलाफ एक्शन लेते भी है, समय समय के ऊपर नियमों में भी फेरबदल करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम लोगों को दे सके। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आगे भी जो मामले हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम और सख्त कदम उठाएंगे, ताकि हमारे जो यहाँ जो भी खरीदार है उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया रणबीर जी आपका वक्त निकालने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो उम्मीद है कि जो खरीदारों की दिक्कतें हैं उनके जल्दी समाधान यहाँ पर निकलेंगे और ये जो अब तक होता आया है बिल्डर्स की मनमानी की वजह से जो उनको इंतज़ार करना पड़ा है, कई जगह पर तो धोखे के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं, वो आगे ना हो। एक और मामले की यहाँ पर बात करते हैं, मुंबई में क्या जो है लोगों को झेलना पड़ता है इस तरह के मामलों में, वो आप जरा जान लीजिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में बिल्डर लॉबी का खेल लगातार जारी है। पैसा लिया जाता है लेकिन घर नहीं दिया जाता है। बिल्डर फंड डाइवर्ट करते हैं, फर्जी अप्रूवल दिखाते हैं और नगर निगम बैंक की मिलीभगत से नियम तोड़ते हैं। सबवेंशन स्कीम्स में खरीदार EMI चुकाते हैं मगर फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलता है। नालासोपारा ईस्ट में 41
41 अवैध इमारतों के गिरने से 8,000 लोग यहां पर बेघर हुए हैं, जबकि ठाणे और डोंबिवली में देरी और घटिया निर्माण की शिकायतें बढ़ रही हैं। वहां से हमारी सहयोगी सुजाता की रिपोर्ट आप देखिए। मेरी बिल्डिंग टूटी हुई थी, खींच के निकाले थे। मेरी बच्ची ऐसी हालत में रह रही, मेरी औरत ऐसी हालत में रह रही है। कौन चाहता है झोपड़े में रहे, गर्मी में रहे, मंदिर में रह रहे हैं वो लोग, हमको सारा वो लोग खाना पीना देते हैं। हम अपने टेनेंट लोग को अगर मेरा जगह फाइनल होगा, उनको हमारा फर्ज है, हम उनको घर बना के देंगे। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली गरिमा गुप्ता जब 10 फरवरी को स्कूल से घर लौटी, तब उन्हें अपना घर नहीं, सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी ईंटें और उनकी दरारों में दबी गरिमा के बचपन की यादें नजर आई। जिस घर की ओर कदम बढ़ाए थे, वहां अब सिर्फ मलबा था। पिता शिव सहाय गुप्ता की आंखों में लाचारी थी, एक बेबस कोशिश कि किसी तरह फिर से अपनी बेटी को वो घर वापस दे सके। माँ मीना गुप्ता की आंखों से गिरते आंसू बता रहे थे कि जो खो चुका है वो सिर्फ ईंटें ही नहीं, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। अब ये परिवार एक छोटे से झोपड़े में रहने को मजबूर है। सपने बिखर चुके हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। क्या फिर से उनका घर खड़ा हो पाएगा? मेरा घर टूटा हुआ था, मेरी बिल्डिंग टूटी हुई थी। निकले थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन घर पे पहुंचे ही नहीं। फिर नालासोपारा ईस्ट के अचोले इलाके में स्थित विजय लक्ष्मी नगर के 8,000 लोग बेघर हो जाते हैं। यहाँ की स्थानिक वसई विरार महानगर पालिका द्वारा 41 इमारतें गिरा दी जाती है, जिससे 2,500 परिजनों के पास अब घर ही नहीं रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इन निवासियों को कोई राहत नहीं दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि इमारतें अवैध है और इन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन पर बनाया गया है, जिसके चलते अब बिल्डिंग में रहने वाले लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खींच के निकाले थे, मैं निकल नहीं रही थी, जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में लोड कर रहे थे, मैं नहीं लोड हो रही थी। तभी मेरे को कर रहे थे लोग कि तुमको बंद करूंगी, पुलिस चौकी में करूंगी, वो करूंगी। मैं बोली कि मैं पैसा दी हूँ, तो मैं पॉकेट में तो रह रही नहीं हूँ, खरीदी हूँ। आज तुम लोग कहाँ थे? म्यूनसिपाल्टी जाने वो बिना जानकारी के तो बना नहीं, सब तो जानकारी था। तो तुम एक दिन में तो बना नहीं कि तुम नहीं रोके, इतना दिन में तैयार हुआ, रातों रात तो बिनिल तैयार नहीं हुआ। हाँ, तो तुम तो अभी रोकना चाहिए ना। गरीब आदमी तो इधर आता नहीं, रोक देते तो गरीब आदमी तो फंसता नहीं, तो पहले तुम क्यों नहीं रोके? आज रोक रहे हो, आज हम लोग गरीब आदमी को मार रहे हो। 1 रुपया का हम लोग कैसे झेल के धंधा कह के, वो भी धंधा लगाने के तुम लोग नहीं दे रहे हो। गाड़ी तोड़ रहे हो, हम लोग को भगा रहे हो, बाजी छीन रहे हो, तभी हम लोग कैसे कर रहे हो हम लोग को मालूम है। रात दिन कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे। आज रोड पे हम लोग घर हो के खुद के रोड पे आ गए हम लोग। ये हम और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है देखना, क्योंकि हमारे अपने अपने घर हैं, लेकिन इसी प्रकार इन लोगों ने भी अपने घर खरीदे थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ और क्यों इतने सालों बाद, क्योंकि यहाँ पे 2009 से रह रहे थे, अगर गणित भी कर लिया जाए तो 15 साल से यहाँ पर रह रहे इन लोगों को एकाएक इनसे इनका घर क्यों छीन लिया गया? यहाँ की महानगर पालिका हो, बिल्डर्स लॉ भी हो, या फिर जो बैंक ने इन्हें लोन दिया, जिन लोगों को लोन दिया, वो आखिर 15 साल बाद क्यों जगे कि हाँ अब हमें इनका घर तोड़ना है, इनसे इनका आशियाना छीनना है। इनका कहना है अरे आप अपनी बिल्डिंग रख लीजिए, लेकिन हमें एक चौल में, एक झोपड़पट्टी में तो घर दे दीजिए ताकि हमारे सर पर एक छत हो, 4 दीवारें हो। लेकिन उसकी भी गुहार जो है अनसुनी रह जा रही है। एक माँ जिसने 1.5 साल पहले अपना बेटा खो दिया, आज बेबस है। शीतल ठाकुर की पूरी जमा पूंजी से बने उनके 2 मकान इन 41 इमारतों के बीच मलबे में तब्दील हो गए। अब अपनी टूटी उम्मीदों और विकलांग पति के साथ ये बुजुर्ग दंपत्ति मजबूरी में मंदिर में रहने को विवश है। ना घर, ना आसरा और ना कोई सहारा। मंदिर ही अब इनकी छत है और 4 दीवारी भी। मेरे उसमें 2 रूम थे और मेरे दोनों रूम तोड़ दिए।
अभी मैं दर दर भटक रही हूँ। मेरा एक लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया, 1.5 साल हो गया। अभी खाली हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इधर मंदिर में रह रहे हैं, वो लोग हमको सहारा, वो लोग खाना पीना देते हैं तो रह रहे हैं, वहीं हम लोग खा पी रहे हैं, वही सहारा दिया, वो लोग वहीं रह रहे हैं। ये सिर्फ एक या दो परिवारों की कहानी नहीं। विजय लक्ष्मी नगर के हजारों लोग आज सड़क पर आ गए हैं। जो कल अपनी छत के नीचे सुकून से जी रहे थे, आज वे सड़कों पर खड़े हैं, अपने ही घरों से बेदखल, अपने ही शहर में बेगाने। जहां कभी हंसती खेलती जिंदगियां थी, वहां अब सिर्फ टूटे दरवाजे, बिखरी दीवारें और बुझी हुई आंखें हैं। मकान तोड़े गए, लेकिन सिर्फ ईंटें नहीं गिरी, अरमान भी ढहे। काम पे लड़का जाता नहीं, 2-2.5 महीने से बीमार है कि बिल्डिंग टूटी तब से। उसके बाद में हम लोग हेल्प मांगते, कभी सगे वालों से, कभी किससे तो कोई ऑनलाइन पैसा देता है। और हमारे पास आमदनी नहीं है तो क्या कर सकते। कौन चाहता है झोपड़े में रहे, गर्मी में रहे, मच्छर में रहे, कोई नहीं चाहता है। 2011 से रह रहा हूँ, लेकिन हमने खरीदी किया था 2004 में। अब तब से जो है मैं यहाँ रह रहा हूँ और हमारे पास लाइट बिल, घर पट्टी और भी बहुत सारा प्रूफ है, जो कि गैस पावती भी है, सारा चीज़ है, पेपर भी 2009 का बना हुआ है। विजय लक्ष्मी नगर की 41 इमारतों के गिरने से सिर्फ रहवासी नहीं, बल्कि बिल्डर्स भी फंसे हैं। उनका दावा है कि जब जमीन बेची गई, तब ये नहीं बताया गया था कि ये रिजर्व्ड है और यहाँ सीवेज प्लांट बनेगा। बिल्डर्स का कहना है कि अब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट आदेश देते हैं, तो वे फिर से लोगों को उनके घर लौटाने के लिए तैयार हैं। मेरी इमारतें यहाँ पे अभी 2 इमारतें टूटी है, साईं जायसवाल का, साईं लकी करके, और एक रामदेव अपार्टमेंट और साईं जायसवाल करके, ये 3 बिल्डिंग मेरे टूटे हैं। और इसके बाद 2011 में मेरे 5 बिल्डिंग टूटे थे। फिर भी मैं लोगों को राहत दिया कि चलो आपका घर और टूटा, मैं यहाँ लोगों को शिफ्ट दिया। और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कोर्ट मैटर चालू है। मेरा कहना एक ही है, हम अपने टेनेंट लोग को, अगर मेरा जगह फाइनल होगा, उनको हमारा फर्ज है, हम उनको घर बना के देंगे। और हम जैसे कोर्ट का फैसला आएगा, जैसे हमारे फेवर में आएगा, मैं वैसे उन लोग को बना के देने का कोशिश करूँगा। दरअसल मुंबई और आसपास के शहरों में बिल्डर और बैंक के नेक्सस के कारण हजारों खरीदार ठगे जा रहे हैं। जैसे बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं। नए खरीदारों से लिया गया पैसा पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े वादे कर प्रोजेक्ट लॉन्च तो होते हैं, लेकिन बाद में सुविधाएं अधूरी दी जाती है। बिल्डर बैंक निगम अधिकारियों की मिलीभगत से खरीदारों को कोई राहत नहीं मिलती। ईएमआई और किराया दोनों भरने के बावजूद खरीदारों को घर नहीं मिलता। रेरा जैसे कानून होने के बावजूद कई बिल्डर आज भी नियमों का उल्लंघन कर बच निकलते हैं। मुंबई और आसपास के शहरों में बढ़ते बिल्डर बैंक के नेक्सस के चलते हजारों होम बायर्स ठगी के शिकार हो रहे हैं। बुकिंग के सालों साल बाद भी ना तो फ्लैट मिले और ना ही पैसे वापस। इसके बावजूद लोगों को अपने ईएमआई भरने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बिल्डर और बैंक के नेक्सस से बाहर निकलकर कब तक लाखों रुपए भर चुके इन आम लोगों को इनके आशियाने की चाबी मिलती है, या फिर इन्हें कोई कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ मनोज सातवी और सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुजाता हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। सुजाता, थोड़ा अजीब मामला भी यहाँ पर है, ये नालासोपारा ईस्ट वाला। ये यहाँ पर इमारतें जो हैं वो अवैध थीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड की आरक्षित ज़मीन पर बनी थी, तो बन कैसे गई थी और जिम्मेदार कौन है? ताबिश, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये सिर्फ हम या आप नहीं, जो वहाँ पर 2500 परिवार रहते थे वो भी पूछ रहे हैं। जैसे ही ये सारे 41 इमारतें तोड़ी गई, 8000 लोग बेघर हो गए। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में के द्वारा ये पूरा आदेश दिया गया कि उन 41 इमारतों को तोड़ना है, तब ये भी पूछा गया कि जो वहाँ पर परिवार रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि ये उनका लुकआउट नहीं है, लेकिन वो इमारतें जल्द से जल्द तोड़ी जाए, और वहाँ की महानगर पालिका द्वारा उसे तोड़ा भी गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जो इमारतें बनाई गई थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी का सप्लाई है वो वहाँ की महानगर पालिका द्वारा ही किया जा रहा था। इमारतें तोड़ने के कुछ दिन पहले वहाँ पर ऑडिट हुआ
हुआ था। तो ऐसे में एक और जहां महानगर पालिका द्वारा वहां पर उसे एज अ सोसाइटी ट्रीट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके ही बुलडोजर द्वारा वहां की इमारतें तोड़ी जा रही हैं। तो ऐसे में वहां पर जो लोग रहते हैं वो इस समय एक भारी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है कि आखिर उनके घर उनके घर हैं भी या नहीं, क्योंकि जो पैसे हैं वो पूरे लिए गए हैं। कहा जाता है कि मुंबई में जो आप घर खरीदते हैं उसमें घर पट्टी कागजात होते हैं, वो यदि सबके पास हो तो वो घर को वैध माना जाता है। उन सभी के पास उनके सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका घर, उनका आशियाना अवैध निकला और ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि क्योंकि इस पूरे मामले में जो बिल्डर्स हैं उन्हें भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। बिल्डर्स का कहना है कि यदि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें क्लियरेंस मिले तो वो दोबारा से उन लोगों का घर बनाकर उन्हें दे, लेकिन ऐसे कई सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने लोगों को ठगा और ठग के वो वहाँ से चले गए और ऐसे में जो बाकी के बिल्डर्स हैं वो अब भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। देखना होगा कि कैसे इन लोगों को न्याय मिलता है और कई ऐसे लोग हैं जो उसी मलबे पर अब झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जी ताबिश। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका इस मामले को सामने लाने के लिए और बताने के लिए इस मसले के बारे में। तो आप देखिए 2500 परिवार हैं जिनके पास अब घर नहीं है। ये इस तरह के मसले हैं जिससे लोग दो चार यहाँ पर होते हैं। वेंकट राव जी हमारे साथ हैं, लीगल एडवाइजर हैं यूपी रेरा के। वेंकट जी, यहाँ पर रेरा को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी और बिल्डर्स के साथ जो लोगों की शिकायतें रहती हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। लेकिन रेरा जैसा कानून होने के बावजूद बिल्डर्स नियमों का उल्लंघन कैसे कर ले रहे हैं यहाँ पर और इससे बच कैसे निकल रहे हैं? सर आपकी आवाज म्यूट है, उसको आप जरा अनम्यूट कर लें तो हम आपको सुन पाएंगे। थैंक यू ताबिश जी। मैं कह रहा था कि कई मैटर्स इनमें जो बात करी जा रही है, कुछ सब्सिडीज है, कुछ कोर्ट्स में कई जगहों पे किसी लेवल पे है और कई जगहों पे हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो जेनरिक इशू है उसी के बारे में बात किया जाए तो बेहतर रहेगा मेरी तरफ से। और दूसरी बात ये है कि देखिए कानून लाया ही रेरा इसलिए गया था कि इस तरीके की जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो। और जितने भी हम अभी बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे भी बात कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि ये लेगेसी प्रोजेक्ट्स मैं कहता हूँ अक्सर, ये काफी प्रोजेक्ट्स कम से कम आपको 10 साल 8 साल 10 साल 12 साल पुराने मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कहता कि रेरा आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि रेरा आने के बाद एक अवेयरनेस बढ़ी है इवन कस्टमर्स में और एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होने की वजह से बिल्डर्स में भी एक डिसिप्लिन आया है। आप कहेंगे पुराने वाले एकदम तरीके से किस तरीके से ये सुलझ जाएं और सब तरीके सब जो है कानून, चाहे आईपीसी हो चाहे रेरा हो, एक तरीके से पुराने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दें। रियल एस्टेट में इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं। नॉट ओनली बायर्स, ऑफ कोर्स अपनी जगह बायर्स हैं, बिल्डर्स की अपनी प्रॉब्लम्स और बिल्डर्स के अपनी इश्यूज रहते हैं। और मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट साइडिंग विद एनीबॉडी, बट द इश्यूज आर की कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी है और फिर जब मैटर्स कोर्ट्स में पहुंचते हैं तो कई तरीके के चैलेंजेस जो है कोर्ट्स के सामने आती हैं। तो इस वजह से काफी डिले होता रहा है। तो फिर हल यहाँ पर क्या है उन लोगों के सामने जिनको लेगेसी प्रोजेक्ट यहाँ पर बोला जाता है, जो सालों से अब इंतजार कर रहे हैं? अगर रेरा के बाद भी उनकी समस्या जस की तस है तो फिर उनके सामने क्या विकल्प है? नहीं देखिए ताबिश जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रेरा एक दायरे के अंदर अपने जो पावर्स हैं उसके अंदर काम करता है। अगर मान लीजिए कोई मैटर आईबीसी में चला जाता है यानी कि इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, वहां पे सारी बातें इवन रेरा आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो कानून ही इस तरीके से बनाया गया है कि क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या उस पर्टिकुलर कंपनी को एक रेजोल्यूशन की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है वो कानून। तो वहां पे भी क्योंकि रियल एस्टेट में जैसे मैंने कहा कि कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एप्लीकेशंस लगने लग जाते हैं एनसीएलटी में, वहां पे भी प्रोसेस धीमे हो जाता है। हालांकि 330 दिन या जो भी हम 365 दिन की बात करते हैं उतने में नहीं हो पाता है। तो हाँ, ये दिक्कतें हैं लेगेसी प्रोजेक्ट्स में और फ्रस्ट्रेशंस जो बायर्स की हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि देखिए वो उनका हार्ड अर्न पैसा लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो उनको रेजोल्यूशन मिले और डेफिनेटली और उसी को लेकर जो इंतजार है वो खत्म नहीं होता है और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से लोग परेशान भी यहाँ पर होते हैं। राकेश जी भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आपको समस्या हमने सुनाई, इतने लोगों की परेशानियां आपने यहाँ पर सुनी, आपको क्या लगता है कि ये मसले जो है वो कैसे हल होंगे? देखिए, अभी यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव जी ने बताया, देखिए एक्ट आया है 2016 में, उससे पुराने प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं। जब से रेरा
इम्प्लीमेंट हुआ है, नए प्रोजेक्टों में इसकी समस्या कम हुई है। बेसिकली पहले जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, बॉम्बे का एक केस देखने लग रहे थे जिसके अंदर वो था, रेरा आने के बाद में एक अच्छी बात ये हो गई है कि प्रोजेक्ट को रेरा अच्छे तरीके से देखता है कि ये अथॉरिटी ने पास किया है, लीगल लैंड है, सारी चीजें देख करके तब रेरा नंबर दिया जा रहा है। पहले क्या था, ये सब चीजें नहीं थी, जिसके कारण ये तकलीफ रही है। दूसरी जो मेजर चीज है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होते हैं, हमारे यहाँ मल्टीपल एजेंसी जिनसे प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया जाता है। कोई ऐसा सिस्टम जब तक नहीं बनेगा कि सिंगल विंडो पे ड्राइंग पास हो, रेरा के पास अधिकारों को इतने दिन के अंदर उस ड्राइंग को पास करवाए, एक वो टाइम बाउंड नहीं फिक्स की जाए। टाइम बाउंड प्रोसेस होनी चाहिए और एक तय वक्त में चीजें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। सुजाता जी, आपकी बात अधूरी यहाँ पर रह गई थी, जरा आप अपने मसले को दोबारा से बताइए और उसको बात को पूरा कीजिए। और क्या आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव था? जी, हमारा प्रोजेक्ट भी रेरा अप्रूव था। अगर मैं इसको आपको बहुत ही ब्रीफली बता पाऊँ तो हमारा जो घर है जिसके लिए हम अभी तक EMI HDFC बैंक को देते चले आ रहे हैं, वो घर ऑलरेडी BPTP किसी और को बेच चुका है। सन 2023 में वो ऑलरेडी किसी और बायर को बेच चुका है। हम लोग से बैंक अभी तक EMI कलेक्ट करती जा रही है। इनफैक्ट बैंक का हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आता है कि क्योंकि वो घर तो अब आपका रहा नहीं, तो अब आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रखिए जिसके तहत हम आपका ये लोन आगे कर पाए, अदरवाइज यू पे अस द होल, आप अपना जो भी पैसा है वो दीजिए। हमारा केस अभी भी NCDRC में पेंडेंसी पे है। आपने एक प्रोजेक्ट बुक किया और वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद किसी और को वो बेच दिया गया। वो प्रोजेक्ट पहले तो डिले हुआ, इसीलिए हम NCDRC में गए। जब वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो गया और हमारा NCDRC में अभी तक पेंडेंसी थी, वो केस चल रहा था, उसके तहत उस BPTP ने उस फ्लैट को किसी और को बेच दिया। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें बैंक का भी नेक्सस, जो हम बात अभी तक सुजाता जी भी हमारे साथ यही बात कर रही थी, क्योंकि बैंक के पास हमारा ये फ्लैट मॉर्गेज्ड है अभी तक। जब तक बैंक NOC नहीं देगी, हाउ डिड द बिल्डर सेल इट? तो आप इसको लीगली कैसे आगे लेकर बढ़े हैं, बहुत संक्षेप में बताइएगा। कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लीगल मतलब हम जगह जगह पुलिस के पास भी, कोर्ट के पास भी, सब जगह जा रहे हैं, बट देयर इज वही तारीख पे तारीख वाला मुद्दा यहाँ पे चलता रहता है। ये देखिए, अलग अलग तरह के मसले हैं। ये सुजाता जी ने अपने एक यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर बताई कि एक प्रोजेक्ट जो किसी और को वहाँ पर सेल कर दिया गया। इस तरह से अलग अलग दिक्कतें हैं जो लोग यहाँ पर दो चार होते हैं जो फ्लैट खरीदते हैं और घर का इंतजार यहाँ पर उनको बना रहता है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में वक्त निकालने के लिए। तो ये जो दिक्कतें लोगों के सामने हैं, जो परेशानियाँ उनकी हैं, लगातार हम इस मुहिम के जरिए वो आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं, आपके जो सवाल हैं उनको यहाँ पर रख रहे हैं ताकि घर खरीदारों को इंसाफ यहाँ पर मिल सके। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। NDTV की मुहिम आप देख रहे हैं, घर खरीदारों को इंसाफ कब, ये सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं। अलग अलग जगह की दिक्कतें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कर्नाटक की अब बात करते हैं। धनंजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, कर्नाटक होम बायर्स एसोसिएशन के फाउंडर हैं और कन्वेनर हैं। धनंजय जी बताइए, वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और किस तरह की परेशानियाँ जो होम बायर्स हैं उनके सामने हैं? नमस्कार। पहली बार मैं NDTV को हार्दिक धन्यवाद बोलता हूँ। इस मुद्दे को आपने राष्ट्र मट्ट में लिया है और बेंगलुरु का अगर आप देखोगे तो बहुत ही संदिग्ध स्थिति में है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रेरा लागू हुआ है, 2017 को लागू हुआ है। एंड देन रेरा आने के बाद आज तक एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आज तक एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। रेरा ने कंप्लीशन पॉलिसी भी नहीं निकाला है। खरीदा कि एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट को निकालता है ना, सो वो खरीदारों को बेचना चालू करता है। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। आज तक एक प्रोजेक्ट रेरा के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है। सो देयर इज नो कंप्लीशन पॉलिसी इन रेरा इन कर्नाटका। अगर आप रेरा में रजिस्टर करोगे,
उसका प्रोसेस है कि आप रजिस्टर करो और उसका मॉनिटर करो एंड देन खरीदारों को पोजीशन दो, बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है ना। तो कंप्लीशन जो पॉलिसी जो है, आज तक कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ रेरा के हिसाब से, क्योंकि रेरा में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 17 ऑफ रेरा, वो बोलता है कि जो लैंड जो रहता है वो लैंड को अपार्टमेंट एसोसिएशन बना के उसको हैंड ओवर कर दो। आज तक सेक्शन 17 ऑफ रेरा को एक बिल्डर में भी लागू नहीं किया है। सो ऑल प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका इज अंडर प्रोग्रेस एंड इवन दो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलना जाने के बाद भी लैंड हमारे एसोसिएशन के नाम पे नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन इन द सिस्टम सर जी। अच्छा, और पोजेशन वगैरह वहां पर मिल जा रही है या वो भी डिलेड है धनंजय जी? ऑल प्रोजेक्ट्स देखिए कि आपको पैसा देने के बाद वो घर रहने के लिए तो दे देंगे, लेकिन आपका लैंड जो है जहां पे आपका बिल्डिंग खड़ा होता है वो लैंड को एसोसिएशन को ट्रांसफर करने के लिए रेरा सेक्शन 17 बोलता है, लेकिन आज तक उसके लिए प्रोसेस ही नहीं किया है सरकार ने। अगर प्रोसेस ही नहीं करता है तो बिल्डर कैसे करेगा? तो इसके हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट कर्नाटक में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है एंड रेरा में हम लोगों ने बहुत सारे केसेस दर्ज करते जा रहे हैं और डबल सेल भी हो रहा है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता है, सम रिकॉर्ड्स विल नॉट बी देयर एंड इसके हिसाब से डबल सेल हो जाता है। एंड बैंक्स यहाँ पे तबीर जी आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 B's आर इन्वॉल्व, बैंक्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिल्डर्स। ये 3 B ने कर्नाटक का रियल एस्टेट को अध्वान करके रखा हुआ है। बैंक बिल्कुल धनंजय जी, ये जो आप मसला यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा ही एक मामला यहाँ पर पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी का भी है, जहाँ पर ये सोसाइटी को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सौंपने का मामला है, जो हाईकोर्ट तक यहाँ पर गया है और खरीदारों को कंट्रोल देने की यहाँ पर बात है। तो इसी तरह के मामले वहाँ पर भी अगर हैं तो ये बहुत चिंता की बात यहाँ पर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये परेशानियाँ जो है वो सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका। तो ये मसले हैं जो लोगों के सामने हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा भी है कि घर खरीदारों को रोता नहीं छोड़ सकते हैं। क्या सीबीआई घर खरीदारों के साथ हो रहे धोखे की जांच करेगी? क्या डिफॉल्टर बिल्डर्स की जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाएगा? क्या घर खरीदारों को सूद समेत पैसे वापस मिल पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम पूछ रहे हैं और उनका समाधान तलाशने की कोशिश के साथ होम बायर्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश भी हमारी तरफ से यहाँ पर की जा रही है इस मुहिम के जरिए। एनडीटीवी अपनी खास मुहिम के जरिए सवाल उठा रहा है। एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर ये खास मुहिम जारी है। रात 8:57 पर हम आपको दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई और बेंगलुरु तक के होम बायर्स का हाल बताएंगे, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एनडीटीवी मुहिम, घर खरीदारों को इंसाफ कब? एनडीटीवी इंडिया पर।